तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इस जीवन में जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी वो यही है कि आप चुनौती के साथ साथ अपने आप को अनुशासित रखें। इससे बड़ी कोई चुनौती ही नहीं, इससे बड़ा कोई चैलेंज ही नहीं। और आज की इस दुनिया में जब चारों तरफ आज की इस दुनिया में जब चारों तरफ इतनी अराजकता है, चारों तरफ इतनी अराजकता, इतनी अराजकता, इतना तनाव। अभी रूस ने एकदम ईरान का दामन पकड़ लिया है। अभी का जो दौर चल रहा है ना, वो बहुत ही अस्थिरता का दौर चल रहा है, बहुत अस्थिरता। बस शायद ही कोई आदमी होगा इस समय जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं होंगी, शायद। इतना अस्थिरता का दौर चल रहा है, और उस अस्थिरता के दौर में जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी जिंदगी नरक बना रखी होगी। मतलब इसमें कोई दो राय है ही नहीं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि जो लोग ध्यान नहीं कर रहे हो, उन्होंने अपनी जिंदगी को नरक बना रखा होगा। आज के समय में, प्रेजेंट सिनेरियो में, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सामाजिक तनाव। सामाजिक तनाव इतना बढ़ गया है, सामाजिक तनाव, और बढ़ना ही था। वो एक आम डेवलपमेंट है, कोई नई बात नहीं है सामाजिक तनाव बढ़ने का। जिस घर में 10 बच्चे होते हैं और 10 के 10 अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, उस घर में तनाव नहीं होता। मतभेद हो सकता है, तनाव नहीं होता। लेकिन जिस घर में 10 बच्चे हो और सिर्फ एक नौकरी कर रहा हो या 2 नौकरी कर रहे हो, तो सामाजिक, तो घर में तनाव स्वाभाविक है। अब आर्थिक स्थिरता के, अस्थिरता के इस दौर में सामाजिक तनाव सुनिश्चित है, तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता, संभावना ही नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह रहा, सबसे बड़ा, कि इस देश में आर्थिक विकास की तुलना में, मतलब आर्थिक विकास नहीं हुआ लेकिन सामाजिक बदलाव हो गया। जैसा औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। अगर तुम भारत की अर्थव्यवस्था को देखो तो मूलभूत रूप से वो खोखली अर्थव्यवस्था है। आज की डेट में सारी दुनिया अगर हमें सामान देना बंद कर दे तो हमारे पास अपना बेचने को कुछ है ही नहीं। एक चीज हमारी ताकत है, हमारा कृषि सेक्टर, एग्रीकल्चर, लेकिन सब खेती थोड़ी कर पाएंगे, संभव ही नहीं है, उसकी कोई संभावना ही नहीं है कि सब लोग जाके खेती कर ले। तो ये जो सामाजिक तनाव दिखाई पड़ रहा है, ये बेसिकली आर्थिक अस्थिरता का परिणाम है। फिर चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आए और सामाजिक टेंशन ना बढ़े। अब सारी राजनीतिक पार्टियों को पता है कि भाई भारत में, और खासकर उत्तर भारत में, उत्तर भारत में आप किस चीज पे वोट मांगोगे? शिक्षा पे? वो कहेंगे हम पढ़ा लेंगे अपने लड़के को, रहने दो। स्वास्थ्य पे? वो कहेंगे हम कपालभाति करते हैं, डेली एलोवेरा पी रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर? बोले चाहिए नहीं। उद्योग? बोले उद्योग, इंडस्ट्री खुल जाएगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो मुद्दा बचा क्या? मुद्दा बचा क्या? मुद्दा बचा जाति, मुद्दा बचा धर्म, मुद्दा बचा भाषा, मुद्दा बचा क्षेत्र।
आज की डेट में जितने नए नेता उभर रहे हैं, कैसे उभर रहे हैं? बड़ा सिंपल सा काम कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा, गाली दे रहे हैं, इसको मिटा दूंगा, इस जाति को मिटा दूंगा, इस जाति को खदेड़ के बाहर कर दूंगा, तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भाई ईरान और इराक दोनों को मरना था, शिया सुन्नी के नाम पे दोनों लड़े। आठ साल, 1980 से 1988, 8 साल लड़े। इस अरब जो देश, जिसको आज आप अरब देश कहते हो, इनका तेल था, पैसा था, डॉलर था। इन्होंने एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस, और जितनी यूनिवर्सिटियां पश्चिम में है, ये अपने यहां खोल सकते थे यूनिवर्सिटियां। आज जितने बच्चे चाइना पढ़ने जा रहे हैं, यूएस पढ़ने जा रहे हैं, ब्रिटेन पढ़ने जा रहे हैं, वो सब अरब पढ़ने जाते, पर इन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हर आदमी को, लगभग हर आदमी को मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, हर आदमी को। खासकर 1453, 1453, 1453 के बाद 1498, 1688, 1750, 1871, 1870, 1914, 1939। आधुनिक दुनिया क्या है, कैसे बनी, इसके मुख्य पिलर क्या हैं, ये पश्चिम आज इतना ताकतवर कैसे हो गया। और जिस देश में पढ़े लिखे जाहिल हों, उस देश का तो पूछो ही मत। भारत की स्थिति क्या है? यहां पढ़े लिखे जाहिल हैं, पढ़े लिखे। भारत की स्थिति यह है कि यहां पे पढ़े लिखे जाहिल हैं, पता ही नहीं, साइंस पता नहीं, ह्यूमैनिटीज जानते नहीं, कॉमर्स पे कभी ध्यान नहीं दिया, व्यक्तित्व का विकास किया नहीं, सामंतवाद से कभी बाहर नहीं निकल पाए। रिंग सेरेमनी हो रही है आजकल, रिंग सेरेमनी, मतलब जितना खर्चा लोग बारात में करते थे, शादियों में करते थे, आज उसका डबल खर्चा लोग रिंग सेरेमनी में कर रहे हैं। मतलब पहले रिंग सेरेमनी का मतलब क्या होता था कि लड़की घर के 2 4 5 लोग, लड़की का परिवार, लड़के का परिवार, हो गए रिंग सेरेमनी। अब तो रिंग सेरेमनियों में 500 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आ रहे हैं। और वो कैमरा वाला, उसका बेचारा कोई दोष नहीं, उसका बेचारा कोई दोष नहीं। उसको तो पैसा देना ही है, उसको पैसा कमाना है। दूल्हा दुल्हन को 45 मिनट तक स्टेज पर खड़ा रहता है सिर्फ पोज लेने के लिए, जो बाद में कभी कोई पलट कर देखता भी नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे परिवार जिनके पास पैसा नहीं है, वो कर रहे हैं। अरे नहीं भैया, समाज समझिए भैया, समाज कोई चीज है भैया। अच्छा, कोई पैसा मांगने आया, अगर आपने उसको राय दे दी तो कहेगा भैया पैसा नहीं देना, मत दीजिए, कम से कम राय तो मत दीजिए। भैया पैसा मांगने आए, पैसा दे दीजिए, राय मांगने नहीं आए भैया। तो सामाजिक अस्थिरता, आर्थिक अस्थिरता, ये दोनों अस्थिरता, मतलब सोशल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है, ये समाज एक ज्वालामुखी में बैठा हुआ है। ये समाज जो है एक ज्वालामुखी में बैठा हुआ है, ज्वालामुखी। हल्की सी चीजें गड़बड़ाएं तो पता नहीं क्या हो जाए। आज जो है हम 9वां सिद्धांत पढ़ेंगे, बहस से नहीं, अपने कामों से जीतें। अब हम सबकी एक आदत है, हम सबकी,
हम सबकी एक आदत है। अच्छा, समाज एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। समाज क्या करता है? कटाक्ष करता है, बुराई करता है, प्रहार करता है, मजाक उड़ाता है। ये सब वो जो करता है वो बड़ी अच्छा करता है, मतलब बुरा नहीं करता। वो ये सब चीजें वो बुरा नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो गलत करता है, ये समाज का काम है। और समाज बनाया किस लिए गया है? समाज एक सहारा है, समाज एक इंश्योरेंस है, समाज एक आनंद है, लेकिन समाज चुनौती भी है। समाज बहुत प्यारी चीज है। समाज एक इंश्योरेंस है, समाज एक सहारा है, समाज एक आनंद है, और समाज एक चुनौती भी है। जब आप समाज को देने की स्थिति में नहीं होते हो ना, तो आप पे कटाक्ष करता है, ये दार है नंबरदार, आपकी बुराई करता है, प्रहार करता है, अटैक करता है आपके ऊपर, मजाक उड़ाता है आप। ऐसी परिस्थिति में सामान्य तौर पर व्यक्ति क्या करता है? सामान्य तौर पर कि वो मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने ये प्लान बनाया है। सामान्य तौर पर वो ऐसा करता है कि थोड़ा सा उसकी सामाजिक हैसियत बढ़ जाए, थोड़ी सी सामाजिक इज्जत बढ़ जाए, लेकिन ये बहुत गंदा तरीका है। ये बहुत गंदा तरीका, बहुत गंदा तरीका। ये इतना गंदा तरीका है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। जब आप अपनी इंटेंशन को, अपने प्लान को क्षमतावान होते हुए, अगर क्षमता नहीं फिर तो कोई बात, फिर बर्बाद करने कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आपके पास क्षमता है और आप अपनी इंटेंशन, अपना प्लान सब बताते हैं लोगों को, तो आप अपनी शक्ति का व्यय कर रहे हैं। आप शक्ति का व्यय ही नहीं कर रहे हैं, आपके कामों पे नजर लग रही। अक्षय खन्ना को देखिए, गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे अक्षय खन्ना, शायद नई जनरेशन में किसी को याद भी नहीं रहा होगा, लेकिन धुरंधर ने अक्षय खन्ना को फिर से एक नई पहचान और एक नया जीवन दे दिया। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप लेकर आए कंट्री के लिए। विराट कोहली वो बंदा तो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से बोलता है बस, बाकी बोलता ही नहीं। बाकी तो वो बंदा बोलता ही नहीं, वो आदमी सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से बात करता है। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। कितनी सही बात है। इसके सामने आने वाले के विचार नहीं बदलते हैं, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है। बोले नहीं बल्कि काम करके दिखा दे। किसकी तरह? अक्षय खन्ना की तरह। किसकी तरह? महेंद्र सिंह धोनी की तरह। किसकी तरह? विराट कोहली की तरह। और आज के समय में, और आज के समय में मैं आपसे कहूं, हालांकि सुबह मैं ध्यान का सेशन कराता हूं, कभी कभी कुछ कारणवश वो सेशन नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा शाम को भी ध्यान का सेशन करेंगे। मैंने सोचा है कि शाम को भी ध्यान का सेशन करेंगे। अच्छा, मई जून की छुट्टियां होने जा रही हैं। मई जून की छुट्टियां होने जा रही हैं और इस छुट्टी को बर्बाद मत करिएगा। जितने लोगों ने ह्यूमैनिटीज ले लिया है 11th-12th में, ह्यूमैनिटीज, हिस्ट्री, पॉल साइंस, मैं वो सारे के सारे लोग अलाइव माइंड का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और पहली किताब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वह हिस्ट्री की। आपकी जो 11th-12th की किताब है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, बड़ी अच्छी लिखी गई है बहुत। तो आपका सिलेबस भी तैयार हो जाएगा और आप हर दिन 2 घंटे पढ़ लिया करेंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, आपको चैप्टर की पूरी सिनॉप्सिस यहां बता दिया करूंगा, उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाया करेगा। जितने लोग इस बार 11th-12th में गए हैं, अगर आपके बच्चे गए हैं या आप खुद इस वक्त लाइव हैं और आप गए हैं, जितने भी लोग हैं
वो उसको कर सकते हैं। 2 महीना वेस्ट मत करिएगा, पूरा साल आपका अच्छा चला जाएगा। जो लोग आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं 11-12 से, उनका पहला चरण एनसीईआरटी है, तो वो एनसीईआरटी प्रिपेयर कर सकते हैं। जिनको लगता है कि मोबाइल ने मुझे बर्बाद कर रखा है, वो एक पूरी शेड्यूलिंग मेरे साथ कर सकते हैं। मैं आपको पूरी दिन की शेड्यूल दे दिया करूंगा सुबह 6 बजे, और आप पूरे दिन का शेड्यूल हमसे लीजिए, काम करिए। काम करिए, टेलीग्राम पे उस काम को जमा करिए, मतलब पूरा एक आउटकम में बना दूंगा। उसमें मैं आपको 4 घंटे खेलने के दूंगा, 4 आवर्स। चौबीस घंटे का दिन है, हम दिन को 8-8 घंटे में 3 भाग में बांट लेंगे। तो 3 भाग में बांट लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उसमें 4 घंटे आपको खेलने का देंगे, 8 घंटे आपका सोना, 8 आवर्स की स्लीप, 8 घंटे आप सो, तो मस्ती से सो 8 घंटे। आठ घंटे आप सो, 8 घंटे आपके सोने के लिए, 8 घंटे का प्लान हम आपसे कराएंगे, जिसमें आपको मैं एक चैप्टर पर डे उठाया करूंगा, और उस चैप्टर की सिनॉप्सिस मैं लाइव दिया करूंगा, उसका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा 1 घंटे का। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी छुट्टियां यूटिलाइज हो जाएंगी, और दिन के 8 घंटे आप शेड्यूल्ड रहोगे कि यार मुझे आज ये काम करना है। 8 घंटे का सोना, 8 घंटा खुद को, और फिर 8 घंटा आपका पर्सनल आप डिसाइड कर लो। छुट्टी मनाने जा रहे हो, अब तो मोबाइल है, अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो मोबाइल तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा, आप मुझसे वहां भी कनेक्ट हो सकते हो। जो आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो उनके लिए तो वरदान है ये कोर्स। जिनको लगता है कि यार मैं अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पा रहा हूं, उनका पूरा जीवन डिसिप्लिन हो जाएगा, पूरा जीवन डिसिप्लिन हो जाएगा, पूरा जीवन। जिनको भी लगता है कि यार मैं डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा हूं, उनका पूरा जीवन डिसिप्लिन हो जाएगा। तो जो नई वाली एनसीईआरटी, जो आपकी क्लास में एनसीईआरटी चलती है 11-12 में, वो वाली एनसीईआरटी अब जो ह्यूमैनिटीज से कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत फायदा है। जो ह्यूमैनिटीज से कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत फायदा। तो आइए बैठते हैं, 20 मिनट का ध्यान करते हैं, मैं इंस्ट्रक्शंस देता रहूंगा, आप बस उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए। आंख बंद करिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, आंख बंद करिए, आंख और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, और सांस पे ध्यान लगाइए। सांस के साथ छिड़कानी नहीं करनी, कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान लगाना है सांस पे। वो बढ़ रही है, घट रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो आपका लुकआउट नहीं है, आपको सिर्फ सांस पे ध्यान लगाना है। तो आंख बंद, अगर हो सके तो आंख पे पट्टी बांध लीजिए, अगर हो सके तो आंख पे पट्टी बांध लीजिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, और सांस पे ध्यान लगाइए। सांस को देखने की कोशिश करिए। एक बड़ी मजेदार बात मैं आपको बताऊं, अगर आपका ध्यान आपकी सांसों पे लगेगा, विचार शांत हो जाएंगे, और आपका सारा दर्द, सारा कष्ट, सारा पेन, सब अति विचारशीलता, ओवर थिंकिंग, सब अति विचारशीलता, इस ओवर थिंकिंग ने आज की जनरेशन को पागल बना रखा है। डिप्रेशन की दवाएं खा रहे हैं, कोर्स चल रहा है लोगों का डिप्रेशन का कोर्स चल रहा है, कोर्स। है? इतनी बड़ी चुनौती हो गई, इतनी बड़ी। आप सिर्फ सांस पे ध्यान लगाने की कोशिश करिए, आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान। आंख बंद, शरीर ढीला, सांसों पे ध्यान।
देखो आज मैंने कमेंट्स बंद नहीं किए, कमेंट्स खुले हुए। आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं ध्यान में, सिर्फ अपनी सांसों को देखने की कोशिश करिए। ये सांसें आपका जीवन है, बंद हो जाए जीवन खत्म। बहुत कीमती है ये सांसें, बहुत कीमती। जब तक सांसें चल रही हैं तभी तक शरीर काम करेगा। सांस बंद, शरीर बंद। सांस बंद, शरीर बंद। सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। आप सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए, आप कुछ मत करिए, ना सांस को बढ़ाइए, ना घटाइए, ना कम करिए, ना ऊपर करिए, ना नीचे करिए, कुछ मत करिए। आप सिर्फ सांसों को देखने की कोशिश करिए। बहुत बड़ी एल्केमी है वो। बहुत बड़ी एल्केमी है, बहुत बड़ी। आप सिर्फ सांसों को देखने की कोशिश करिए। चिंता मत करिए, लाइट चली गई है, आ जाएगी। बहुत बड़ा विज्ञान है सांसों का। विज्ञान पूरा एक विज्ञान है। सांसें पूरा एक विज्ञान है, विज्ञान, साइंस। आप गुस्सा करते हो, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। आप रिलैक्स होते हो, आपकी पूरी सांस नाभि तक जाती है। आप एयरपोर्ट जा रहे हो, 9:30 की फ्लाइट है,